गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो एक स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज करता है। दैट एनर्जी इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरे पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाता है तो वो एक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज़ करता है। और जब उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है तो हमें 6 लाइनें मिलती हैं। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलती है और उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो 6 लाइनों को बनाता है। लाइमन पहली लाइन, फिर बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फी। तो अगर सारी लाइनें स्टार्ट हों, जैसे सपोज लाइक दैट ये लाइन मैंने बनाई है, ये पहला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के पास पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन्फिनिटी ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और आकर के 1 पे आकर के रुक जाए तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मूवमेंट स्टार्ट करे लेकिन रुक कहाँ पे जाए, 1 पे, n=1 पे, तो इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज़ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं से भी हो रहा हो लेकिन वो आकर के स्टॉप हो जाए पहली ऑर्बिट पे तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज़। और लाइमन सीरीज़ जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया है आपके वहाँ मेडिकल में और नीट में कि लाइमन सीरीज़ कहाँ मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। और नेक्स्ट है हमारी बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ कहाँ मिलती है हमें, विजिबल रीजन में। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आकर के सेकंड ऑर्बिट पे n=2 पे टर्मिनेट हो जाए। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आकर के n=2 पे टर्मिनेट हो जाए तो उसे बोलते हैं बामर। और बामर सीरीज़ जो होती है इकलौती ऐसी सीरीज़ है जो कि मुझे कहाँ मिलती है, विजिबल रीजन में मिलती है। ओके, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी स्टार्ट करे मूवमेंट और अगर थर्ड पे रोक दे तो इस तरह की सीरीज़ को बोलते हैं पास्टन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, पास्टन। मूवमेंट कहीं से भी स्टार्ट हो 4th पे रुक जाए, ब्रैकेट। मूवमेंट कहीं से स्टार्ट हो 5th पे रुक जाए, 5th पे, तो उसे फुंड बोलते हैं। फुंड, पी यहाँ पे साइलेंट है। और मूवमेंट कहीं से भी स्टार्ट हो 6 पे रुक जाए तो इसे हम्फी बोलते हैं। तो पहली वाली लाइमन सीरीज पाई जाती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लाइमन सीरीज़ पाई जाती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बामर सीरीज पाई जाती है विजिबल रीजन में। ऐसे याद कर लो, बी फॉर बामर और वी फॉर विजिबल। बामर सीरीज विजिबल में पाई जाती है, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में पाई जाती है। पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फी ये सारी की सारी पाई जाती हैं इंफ्रारेड रीजन में। कहाँ पाई जाती हैं बच्चों, इंफ्रारेड रीजन में। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पास्टन सीरीज कहाँ पाई जाती है, वेयर द पास्टन सीरीज इज फाउंड, नाउ यू सिंपली से दैट इट इज़ फाउंड एट द इंफ्रारेड रीजन। ओके, तो अगर आप कभी भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखोगे तो 6 लाइनें मिलेंगी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फी। और अगर कभी आप सोडियम का स्पेक्ट्रम देखें तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 लाइन मिलती हैं, ठीक है, येलो लाइन और ब्लू लाइन। सोडियम का स्पेक्ट्रम देखेंगे तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 लाइनें मिलेंगी, एक येलो लाइन और एक ब्लू लाइन। ओके, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 लाइन, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम क्या बोलेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइट या व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड from one stationary orbit to another stationary orbit, from one stationary orbit to another stationary orbit, suppose like that ये N2 है, ये N1 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूच किया है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी एक्साइट हुआ है और यहाँ पे आ गया है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे आ गया है, तो ये इसके लिए एनर्जी का फार्मूला क्या होगा और इसके लिए वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम डेल्टा ई लिखेंगे, और डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। दिस इज डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिला है ये डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, इट इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, और 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन, बचा क्या बेटा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन मैं पहले भी आपको प्रूफ कर चुका हूँ। ओके, दैट इज़ व्हाट 13.6, दिस इज़ डेल्टा ई। और हमें पता है कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू होती है h इंटू न्यू। ओके, और न्यू का फार्मूला जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लें कि न्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, न्यू का फार्मूला होता है c/λ। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू h न्यू, एंड नाउ द न्यू इज सिंप्लीफाइड एज c/λ, सो इट इज़ लुक लाइक दैट hc/λ। तो हम यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन इस टर्म में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें hc/λ इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और यहाँ से hc को नीचे ले जाओगे तो ये ऐसे कर दिया, एंड लुक लाइक दिस, दिस इज hc। तो यहाँ से ये आ गया 1/λ। 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर, न्यू बार वेव नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1/λ, और ये 13.6/hc इसकी वैल्यू होती है r के बराबर। 13.6/hc इसकी वैल्यू होती है r के बराबर, ठीक है। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट, r इज रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला रिडबर्ग वेव फंक्शन का। दिस इज इक्वल्स टू वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ r जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और r की वैल्यू है 1.1। r की जो वैल्यू लेंगे दैट इज़ 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। r इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये मैंने लिखा है 13.6/hc, इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, r के बराबर। तो यहाँ से 13.6 की वैल्यू hcr के बराबर हो गई।
जो 13.6 है वो किसके बराबर हो गया, 13.6 HCR के बराबर हो गया। दिस इज़ HCR, 13.6 आपको मिलेगा HCR के बराबर। ओके, तो R है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट, R जो है वो है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट। R जो है यहाँ पे क्या है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। वेव नंबर या 1/λ के लिए रिलेशन कितना आ गया, 1/λ इजकल टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये आ गया। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन है फिर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, calculate the wavelength of photon emitted for second line of Balmer series। एक मिनट बच्चों, देखो वीडियो चल रहा है, यस वीडियो चल रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे देखें आप लोग, वेवलेंथ निकालनी है तो इसके लिए 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। सबसे पहले तो हम बता दें R की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁷। ओके, और Z हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 1। N1 की वैल्यू, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर फोटॉन एमिटेड फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए N1 कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन रुक कहाँ पे जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट पे, तो N1 की वैल्यू 2 हो गई, N1 की वैल्यू 2। और देखो मैंने क्या बोला आपको, बामर सीरीज की बात की, तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आकर के सेकेंड लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम में आकर के छुप जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए सेकेंड लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम में आकर के ठहर जाएगा, उसे बोलेंगे हम कौन सा स्पेक्ट्रम, उसे बोलेंगे बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में N1 की वैल्यू फिक्स होती है 2, और कौन सी लाइन है, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो अगर N2 निकालना हो तो N1 की जो वैल्यू हो उसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दो। कौन सा पार्ट गया, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो 2 में सेकेंड यानी 2 ऐड कर दो, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 4। तो N1 की वैल्यू 2 हो गई, N2 की वैल्यू 4 हो गई। आई प्रॉमिस टू यू आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आएगा, मैं समझा के रहूँगा। वो क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, आकर के जो इलेक्ट्रॉन आकर के रुकेगा, दैट प्लेस, जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन आकर के रुकेगा वो होगा N इज इक्वल्स टू 2। और कहीं से भी आए, अगर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज से आ रहा है तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज से आएगा और कहाँ पे रुक जाएगा, N इक्वल टू 2 पे। तो वहाँ पे N1 की वैल्यू 2 हो गई और N2 की वैल्यू 2 + 2। अगर बोलता थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज
तो N1 की वैल्यू 2 ही होती, क्योंकि बामर सीरीज़ की बात कर रहा है तो N1 चेंज नहीं होगा, N1 2 ही रहेगा, ठीक है। और N2 कितना हो जाता, N2 हो जाता 3 + 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसे देख लीजिए एक बार, 1/λ इज इक्वल्स टू आर। आर कितना है बेटा, 1.1 × 10⁷ इंटू जेड की वैल्यू 1² इंटू 1/2² माइनस 1/4²। दिस इज द वैल्यू। यहाँ से आप लेमडा निकाल सकते हैं। पहले 1/λ आएगा, फिर उसको रिवर्स कर देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहली लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन लाइन का स्पेक्ट्रल सीरीज अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली सीरीज मिलेगी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की जब बात की तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, आकर के रुकेगा N1 = 1 पे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं से स्टार्ट हुआ हो, कहीं भी जाए, लेकिन आकर के रुकेगा। अगर लाइमन सीरीज की बात हुई है तो N1 की वैल्यू 1, ओके। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, FLLS, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज N1 की वैल्यू 1 हो गई, और फर्स्ट लाइन है यानी N1 = 1 में 1 ऐड कर दो, क्योंकि फर्स्ट लाइन है, तो 1 + 1 = N2। तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर आपसे कोई कहता कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, तो यहाँ पर भी N1 की वैल्यू 1 होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए 1 पे ही आकर के स्ट्राइक करेगा। तो 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू 1 हो गई, और N2 की वैल्यू, 10th लाइन है ना, तो 10 को ऐड करो 1 में, तो 1 + 10 दैट विल बी 11। तो इलेक्ट्रॉन 11 से आएगा और कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई कह दे कि सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन लाइमन जैसे ही बोला वैसे ही आप समझ जाएं कि N1 की वैल्यू 1 होगी। N1 में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, N1 की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन आकर के रुक जाएगा N1 = 1 पे, ओके। और फिर यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 में अब ऐड कर दीजिए सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो 2 ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 3। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग ये समझ गए होंगे। तो वट एवर बी द लाइन, आइदर इट इज़ फर्स्ट लाइन और 10th लाइन और सेकेंड लाइन और 9th लाइन, N1 वैल्यू जो हैं वो सेम रहेंगी। N1 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1, लेकिन N2 की वैल्यू चेंज होगी। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है तो N2 जो हो जाएगा 1 + 1। अगर 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है तो N2 = 1 + 10th, और अगर सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है तो N2 = 1 + 2। तो ये बहुत ही अच्छा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत मज़ा आने वाला है, ओके। तो लाइमन सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुई है। लाइमन सीरीज की जब बात करते हैं तो N1 N2 की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज़ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, दिस इज़ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, और ये कहाँ पाई जाती है, इट बिलोंग्स टू
इट बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन, इट बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करती है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। और अगर इसमें बोल रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, तो कुछ भी बोले कोई, जैसे ही बोल दिया कि लाइमन, लाइमन बोलने से ही आपके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आ जाए कि N1 की वैल्यू 1 होगी, N2 में वो ऐड कर दोगे जो यहाँ लिखा होगा फर्स्ट लाइन, यानी कि 1 एडेड इन 1, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो N1 की वैल्यू तो 1, N2 की वैल्यू जो हो जाएगी 1 + 10th दैट इज 11, ठीक है। 14 लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 1 + 14 इज इक्वल्स टू 15। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, पूरा साल पढ़ेंगे नहीं, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा तो रोएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत ही ट्रिक है ये, और ये मैंने इसको आज ये खिताब दे दिया कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। अगर लाइमन सीरीज़ की बात कर रहा है तो N1 फिक्स है 1, और N2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जो भी हो, फर्स्ट लाइन हो तो 1 ऐड कर दीजिए, 10th लाइन हो 10 ऐड कर दीजिए, 11th लाइन हो 11th ऐड कर दीजिए, तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहली लाइन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, इट बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन, ओके। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इट इज आल्सो नोन एज, इसको और हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मिनिमम एनर्जी लाइन, इट इज आल्सो नोन एज मिनिमम एनर्जी लाइन, ठीक है। और मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन, क्योंकि एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन। और इसके लिए हम शुरू कैसे करेंगे, अब लाइमन बोला है तो N1 तो फिक्स ही हो जाएगा, जैसे ही वो लाइमन बोल के गया N1 फिक्स कर दिया, N1 की वैल्यू 1, और उसी समय N2 जो आएगा, N2 की वैल्यू N1 में जो बोला हो वो ऐड कर दीजिए, फर्स्ट लाइन, तो N2 = 1 + 1 दैट इज़ 2, तो यहाँ से 1/λ इज इक्वल्स टू RZ², और अगर ये हाइड्रोजन के लिए है तो RH × 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RH N1 1 का स्क्वायर माइनस N2 2 का स्क्वायर, 4 - 1 3, 3/4, तो ये आ जाएगा आपका 4 इधर, यहाँ पे 1, तो 4 - 1 3, 3/4, तो 3/4 RH, ये 1/λ आ गया। तो यहाँ से आप लेमडा निकालेंगे 4/3, लेमडा यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा 4/3 RH, और ये RH जो है ये इसी के साथ में है, नीचे वाले के साथ में, ये RH यहाँ पे है। RH का मतलब क्या हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। अब वहाँ बार बार आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, तो ये आ गई वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ओके। नेक्स्ट है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिखिए, इट इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम
वेवलेंथ लाइन, यहाँ से क्या करेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 1/λ की वैल्यू आ जाएगी RH, तो लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज़ 1/RH। ये आ गई हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ। ओके, ये वेवलेंथ है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ की। और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ में एनर्जी मैक्सिमम होती है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आ जाएगी। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी? मिनिमम। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि जब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है तो उसके लिए वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ के लिए वेवलेंथ सबसे मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो वैल्यू होगी उसे वो बोलेंगे वेवलेंथ की रेंज, वेवलेंथ की रेंज। तो यहाँ से लैम्डा फॉर लाइमन जो सबसे लोवेस्ट है वो कितनी है? 1/RH, 1/RH, और फिर क्या है 4/3RH इज इक्वल्स टू 4/3RH। ये है लाइमन सीरीज का वेवलेंथ का रेंज। ये देखिए बेटा, लैम्डा फॉर लाइमन ये है मिनिमम और ये है आपका, ये है मिनिमम और ये है आपका मैक्सिमम। तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का डोमेन है, कम से कम वेवलेंथ हो सकती है 1/RH, कम से कम वेवलेंथ 1/RH, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 4/3RH, और इसके बीच में होगी। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बना, ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, नो नॉट कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चंस ऑफ द डे, दिस इज नोन एज क्वेश्चंस ऑफ द डे। और क्वेश्चंस ऑफ द डे क्या हो गया यहाँ पे? सबसे अच्छी वेवलेंथ कौन सी है? ये वाली है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ ये है, छोटी वेवलेंथ ये है। इन्हीं दोनों के बीच में लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ क्या करेगी? एग्जीक्यूट करेगी। तो इस तरह से मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें 6 लाइनें मिलती हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फी। सोडियम में हमें 2 लाइनें मिलती हैं। ओके, एक तो मिलती है आपको ब्लू लाइन और दूसरी मिलती है येलो लाइन। लेकिन सोडियम हमको पढ़ना नहीं है, बीटेक में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, जब किसी IIT से बीटेक करेंगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, और उसके बाद हम शुरू करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर क्वांटम नंबर पढ़ा करके लेसन ख़त्म करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।